नमस्ते प्यारे बच्चों, मेरा नाम श्रुति है और आज मैं आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण का अनुप्रयोग बच्चों, हम कोई भी प्रश्न या प्रॉब्लम तभी हल करना पसंद करते हैं जब उसका कोई यूज हो, कोई प्रयोग हो। तो आज हम देखेंगे कि रैखिक समीकरण का हमारी दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में कहाँ हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए हमारी एनसीईआरटी बुक की पेज नंबर 28 पर उदाहरण नंबर 5 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी पहली तरह की समस्या है कि अगर परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो। यानी -3/7 में मैं क्या जोड़ूं कि 3/7 प्राप्त हो। अब जो चीज नहीं पता क्या जोड़ा जाए, नहीं पता, तो मैं उसको कहूंगी कि उसको मैं मानूंगी कि x। पहले तो हम यहाँ पे आ जाते हैं कि -3/7 का दुगना। -3 जैसे जैसे प्रश्न दिया हुआ है वैसे वैसे पढ़ते जाओ और उसको शब्दों को समीकरण में बदलने की कोशिश करो। सबसे पहले -7/3 का दुगना मैं कर देती हूँ, -7/3 का दुगना यानी 2 गुना -7/3। अब इसको -7 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा -14/3। आगे कहता है उसमें क्या जोड़ा जाए, तो मैं कहती हूं मुझे नहीं पता है तो माना x जोड़ा जाए। माना x जोड़ा जाए तो 3/7 प्राप्त हो। प्रश्न के अनुसार क्या हुआ कि x में क्या जोड़ा जाए, दुगना क्या -14/3 जोड़ा जाए तो 3/7 प्राप्त होता है। x में -14/3 जोड़ा जाए तो 3/7 प्राप्त होता है। अब प्रॉब्लम यही है कि क्या जोड़ा जाए निकालना है। क्या जोड़ा था? x की वैल्यू अगर हमें निकल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि -14/3 में क्या जोड़ूं तो 3/7 होगा। x का हल करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे। ब्रैकेट के बाहर प्लस का निशान है, इसीलिए अंदर वाली एज इट इज आ जाएगी, बिल्कुल वैसी ही। x -14/3 बराबर है 3/7। अब x वाली मैं बाईं तरफ रखूंगी, बिना x वाली दूसरी तरफ ले जाऊंगी। हल करने का यही नियम है ना। अब -14/3 है तो पक्षांतरण करूंगी, दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो प्लस हो जाएगा। तो x किसके बराबर आ गया? 3/7 जमा 14/3। लेकिन हर बराबर नहीं है तो मैं इनको जमा नहीं कर सकती। अब मुझे सबसे पहले इनका हर बराबर करना पड़ेगा। हर कैसे बराबर करूंगी? इनका लघुत्तम निकाल के। रफ काम में आप इसका लघुत्तम निकाल लोगे। 7 और 3, क्योंकि ये सह अभाज्य हैं तो इनका लघुत्तम इन दोनों को गुणा करके ही आएगा। 7 × 21। 21 को अब 21 को 7 से भाग करेंगे तो क्या आया? 3। इस 3 को ऊपर वाले 3 से गुणा करेंगे। फिर से समझो, इस 21 को हर से भाग करेंगे। हर से भाग करके जो उत्तर आएगा उसे ऊपर वाले से गुणा करेंगे। 21 को 7 से भाग करेंगे, क्या आया? 3। इसको ऊपर वाली से गुणा करके हम यहाँ लिख देंगे 3 × 3 जमा। इसी तरह 21 को हर से भाग करेंगे। हर कितना है? 3। 21 को 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 7 और 14 × 7। अब ये मेरे पास क्या आ गया? 3 × 9 जमा 14 × 7 91
बटा 21। सॉरी बेटा, 14 7 98, 98 जमा 9। अब 98 जमा 9 क्या हुआ? 107, 107 बटा 21। अतः -14 बटा 3 में x जोड़ा जाए, और x क्या आया? 107 बटा 21। अतः -14 बटा 3 में x यानी 107 बटा 21 जोड़ा जाए तो 3/7 प्राप्त होता है। बच्चों, आपका अगला उदाहरण है, एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 2 सही 3/4 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई ज्ञात करो। फिर से, जो मुझे नहीं पता, जिस चीज का मान मुझे नहीं पता, उसका मान मैं मानूंगी x। माना आयत की लंबाई x सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई हमें दी हुई है 2 सही 3/4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसकी सहियां तोड़ेंगे। 4 दूनी 8, 8 और 3 11, यानी चौड़ाई हुई 11/4 सेंटीमीटर। अब प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया हुआ है कि आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है। मैं यहाँ लिख दूंगी आयत का परिमाप कितना है? 13 सेंटीमीटर। जबकि मुझको पता है आयत के परिमाप का क्या सूत्र होता है? 2 गुणा ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई ब्रैकेट बंद बराबर 13, क्योंकि ये कह रहे हैं परिमाप 13 है। अब 2 गुणा लंबाई मैंने क्या मानी है? x, तो यहाँ x लिख दूंगी। चौड़ाई मुझे पता है 11/4, तो 11/4 लिख दूंगी। तो हो गया 2 गुणा ब्रैकेट x जमा 11/4 बराबर 13। अब ये सिंपल समीकरण की फॉर्म में आ गया। अब मैं इसको हल कर सकती हूँ। क्योंकि पूरी ब्रैकेट के साथ गुणा में है, तो सबसे पहले मैं इस 2 को पक्षांतरण करके इधर लेके जाऊंगी। ये हो जाएगा x जमा 11/4 बराबर 13/2। अब यहाँ पर 11/4 है, इसका पक्षांतरण करूंगी तो क्या होगा? x बराबर 13/2। 11/4 यहाँ प्लस में है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा -11/4। मुझे इनको माइनस करने के लिए हर बराबर चाहिए, तो मुझे यहाँ आसान दिख रहा है। अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 से गुना कर लूँ तो ये 4 हो जाएगा और हर बराबर हो जाएगा। तो मैं कर लेती हूँ x बराबर 13 गुणा 2/2 माइनस 11/4। 13 दूनी 26/4 माइनस 11/4। पिछले सवाल में हमने हल करने के लिए लघुत्तम लिया था। क्यों लघुत्तम लिया था? क्योंकि वो सहअभाज्य थी, और यहाँ पर मुझको पता लग रहा है कि सिर्फ 2 से गुना करने से ही, ऊपर नीचे 2 से गुना करने से ही हर बराबर आ सकता है। तो मैं शॉर्ट मेथड लगाऊंगी, छोटा मेथड लगा दूंगी। 26/4 माइनस 11/4, तो x बराबर क्या आ गया? 15/4। अब 15/4 है तो मैं इसे भी सहियों में बदलूंगी, तो आ गया 15/4। 4 तिये 12, क्या बचा? 3, यानी 3 सही 3/4।
यानी आयत की लंबाई कितनी होगी? आयत की लंबाई कितनी होगी? 3 सही 3/4 सेंटीमीटर। ये रहा हमारा हल। बच्चों, अगला सवाल उदाहरण नंबर 7 है हमारा। साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। मुझे नहीं पता उनकी वर्तमान आयु, तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगी। साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की आयु की 3 गुनी है। माँ की आयु बराबर है 3 गुनी किसकी? साहिल की आयु की 3 गुनी। अब मैं क्या करूंगी? मान लेती हूँ साहिल की आयु, माना साहिल की आयु x, क्योंकि मुझे वर्तमान आयु नहीं पता तो मैं मानूंगी क्या? वर्तमान आयु। साहिल की वर्तमान आयु x वर्ष। साहिल की माँ की वर्तमान आयु 3 गुणा x, 3x वर्ष। ठीक है, और ये कैसी अब आयु है? वर्तमान आयु, जो मैंने मानी है। जो मुझे नहीं पता मुझे वही मानना है। अब 5 वर्ष बाद क्या हुआ? बच्चों, अगर मैं आज आप 12 वर्ष के हो तो 5 साल बाद कितने वर्ष के हो गए? 12 + 5 17। इसी तरह साहिल अगर आज x वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद क्या होगा? x + 5 वर्ष। और उनकी माँ कितने वर्ष की है? 3x वर्ष की, और उसमें 5 जोड़ देंगे तो माँ की आयु आ जाएगी 5 वर्ष बाद। अब प्रश्न के अनुसार क्या है कि जो 5 वर्ष बाद वाली आयु है उसका योग 66 है। 5 वर्ष बाद वाली आयु यानी x + 5 = 3x + 5 बराबर है 66। अब x वाली को इकट्ठा कर लो। पहले ब्रैकेट खोलो, x + 5 + 3x + 5 बराबर 66। x वाली क्या आ गई? 4x, 4x + 10 बराबर 66। 4x बराबर 66 माइनस 10, 4x बराबर 66 माइनस 10 56। 4x बराबर 56, तो x बराबर क्या आ गया? 56/4, ये आ गया 14। अतः x क्या था? साहिल की वर्तमान आयु। अतः साहिल की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 14 वर्ष। और माँ की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 14 गुना 3, 42 वर्ष। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 8। बंसी के पास कुछ सिक्के 2 रुपए वाले हैं, कुछ सिक्के 5 रुपए वाले हैं। यदि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और उनके मूल्यों का योग 77 रुपए है, तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। बेटा, ये सवाल समझने से पहले आप ये देखो, बात को समझो। अगर आपके पास 1 रुपए के 10 सिक्के हैं तो यानी 1 रुपए के सिक्कों की संख्या तो कितनी है? 10। लेकिन वो टोटल रुपए कितने बन गए? 10 रुपए। वो 10 रुपए क्या है? उनका मूल्य। अब
इस सवाल को करने के लिए आप देखो, पहले कहता है कि 2 वाले सिक्के हैं और 5 वाले सिक्के हैं। 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। मैं इसको लिख लेती हूँ। रुपए 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, यानी 3 गुणा 5 वाले सिक्कों की संख्या। इसलिए अब मानती हूं मैं कि 5 वाले सिक्के कितने हैं? x। अगर 5 वाले सिक्कों की संख्या x है तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 3 गुणा x, यानी 3x। यानी 5 रुपए वाले सिक्के हो गए x और 2 रुपए वाले सिक्के हो गए 3x। ये है संख्या। जैसे 1 रुपए के सिक्के थे 10, तो 10 क्या थी? संख्या। यहां पर संख्या है x और 3x। अब बात आती है कि 2-2 वाले सिक्के तो हैं, लेकिन वो पैसे रुपए कितने बने, कितने टोटल उनका मूल्य बना। मूल्य क्या होता है कि जिस रुपए के सिक्के की बात हो रही है उसका मान गुणा सिक्कों की संख्या। रुपए 5 वाले सिक्कों का मूल्य कितना होगा? 5 गुणा सिक्कों की संख्या कितनी है? x। 5 गुणा x, 5x। इसी तरह रुपए 2 वाले सिक्कों की का मूल्य क्या है? 2 गुणा 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, यानी 3 दूनी 6x। अब प्रश्न के अनुसार क्या है कि उनके सिक्कों के मूल्यों का जोड़ दिया है 77। क्योंकि मूल्यों का जोड़ 77 दिया है तो मैं लिख दूंगी 5x जमा 6x बराबर 77। 6 और 5 11, क्योंकि दोनों के साथ x है। 11x बराबर 77। x बराबर 77। 11 उधर पक्षांतरण होगा तो भाग हो जाएगा। 77 भाग 11 आ गया 7। x आ गया 7। x क्या था मेरे पास? x था मेरे पास 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। तो यानी 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या है x, यानी 7। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 3x, यानी 3 गुना 7 बराबर 21। अगला उदाहरण है आपका, यदि 11 के 3 लगातार गुणज का योग 363 है तो उन गुणजों को ज्ञात करो। बच्चों, 11 के 3 लगातार गुणज, यानी पता गुणज नहीं है, माना पहला 11 का गुणज कितना है? x। क्योंकि 11 का गुणज है तो अगला गुणज कैसे आएगा? उसमें 11 ही जोड़ना पड़ेगा। जैसे 2 एकम 2, 2 एक बार है तो 2, 2 दूनी 2, 2 बार है तो 2 जमा 2। इसी तरह पहला गुणज x, 11 का दूसरा गुणज x जमा 11। 11 का तीसरा गुणज क्या आएगा? x जमा 11 जमा 11। तीसरा गुणज है ना, तो 11 तीन बार हो गया, x जमा 22। अब प्रश्न अनुसार क्या है कि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है। लिख दिया मैंने, योग बराबर 363। कौन कौन से गुणज है? पहला गुणज मैंने माना x है, दूसरा गुणज x जमा 11 है, तीसरा गुणज x जमा 22 है। इन तीनों का जोड़ है 363। अब x वाली ब्रैकेट खोल देंगे, x जमा 11 जमा x जमा 22। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस का निशान है इसलिए मुझे कुछ चेंज नहीं करना। अब x वाली को जोड़ो, x जमा x 3x जमा 22 और 11 33 बराबर 363। 33 का मैं पक्षांतरण कर दूंगी, 3x बराबर 363। यहाँ 33 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 363 में से 33 घटाया मैंने 330, तो x बराबर 330 भाग 3। 330 को 3 से भाग करूंगी तो क्या आएगा? 110। बच्चों, मेरा पहला गुणज क्या था? x। अतः 11 का पहला गुणज है 110।
दूसरा गुणज है x जमा 11 यानी 110 जमा 11 बराबर 121। तीसरा गुणज है x जमा 22 बराबर 110 जमा 22 132। इसकी सहायता से आप प्रश्नावली 2.2 का 7वां सवाल जो है 8 के 3 गुणज बिल्कुल इसी तरह का आप हल कर सकते हो। कुछ और वीडियो के साथ मैं जल्दी ही आऊंगी आपके पास। धन्यवाद।